बोलो तो। छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 8वीं क्लास का पहला अध्याय फसल प्रबंधन जो हम पूरा कर चुके हैं। फसल क्या है, फसलें कितने प्रकार की हैं, फसल के चरण क्या हैं और फसल उत्पादन प्रक्रिया, फसल और पर्यावरण में संबंध, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने कुछ प्रश्नों को भी कल सरल कर चुके थे। अपना अगला 5वां जो प्रश्न है, खाद और उर्वरक, खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है, यानी दोनों में अंतर कुछ है, भिन्न हो क्या, किस प्रकार भिन्न है, या जाए खाद व उर्वरक में अंतर लिखे। दोनों के एक ही मायने है, एक ही अर्थ है। तो उर्वरक और खाद उर्वरक। छात्रों पहला जो अंतर अपना इसमें स्पष्ट है, खाद खेतों में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? खाद खेतों में बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं, कारखानों में बनाए जाते हैं। खेतों में, खेत के किसी स्थान पर एक कोने पर हम पशुओं की मलमूत्र, गोबर, खेत अपने घरों में काम आने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, फल सब्जियों के छिलके आदि को किस स्थान पर डाल देते हैं तो वर्ष भर में सड़ गल करके खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि उर्वरक कारखानों में रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरा, खाद प्राकृतिक है, खाद प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप बनती है, जबकि उर्वरक मानव निर्मित कृत्रिम है। उर्वरक कृत्रिम है, उर्वरक क्या है? कृत्रिम, कृत्रिम मानव द्वारा बनाए जाते हैं कारखानों में, इसलिए कृत्रिम है। तीसरा, खाद से हुमस, खाद में हुमस अधिक मात्रा में होती है, खाद में हुमस अधिक होती है, जबकि उर्वरकों में हुमस का अभाव होता है, हुमस का अभाव होता है, इसमें हुमस नहीं होती। ये हुमस क्या है? हुमस जो हम खाद डालते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है, वह सैरंध्र हो जाती है, उसमें जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है। ये जो लक्षण होते हैं ये हुमस के होते हैं। नमी अधिक मात्रा में ग्रहण करने की क्षमता भूमि में हो जाती है, हुमस के कारण होता है। जो जिसमें हुमस नहीं होता है, जैसे जमीन पटपट हो जाती है, एकदम सूखी होती है, उसमें हुमस का अभाव होता है। और यदि हम इसको पोली कर दें, पोली में यदि हम इसमें खाद डालते हैं तो उसमें हमें हल आदि चलाने में बहुत जोर नहीं पड़ता है, जबकि जो भूमि सूखी होती है उसमें हल चलाने पर भी अधिक गहराई तक हल नहीं जाते हैं, वो भूमि कठोर हो जाती है। तेरी भूमि में नमी और सैरंध्र होती है हुमस के कारण, भूमि में उपजाऊपन बढ़ाती है, उर्वरा शक्ति बढ़ाती है खाद। तीसरा, पोषकों का, खाद में पोषकों का अभाव होता है, खाद में पोषकों का अभाव होता है। उर्वरक में पोषकों की अधिकता होती है, उर्वरक में पोषकों की अधिकता होती है, इनमें पोषक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अगला, खाद के उदाहरण है गोबर की खाद, गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट, तथा वर्मी कंपोस्ट।
ये तो अपने पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है, जबकि वर्मी कंपोस्ट क्या है? केंचुए कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह उच्च क्वालिटी का खाद होता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये केंचुओं द्वारा निर्मित होता है, अधिक उपजाऊ देने वाला खाद होता है। इसमें आ रहा है उर्वरकों में यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके, ये रासायनिक पदार्थ हैं, इनसे नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती है। डाई अमोनियम फास्फेट, पोटास, एनपीके नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये जो पोषक तत्व है इनकी पूर्ति होती है, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो इस प्रकार अपने खाद और उर्वरक में अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। सिंचाई निश्चित समय अंतराल पर फसलों में कृत्रिम साधनों द्वारा पानी की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। निश्चित समय अंतराल पर फसलों में पानी की पूर्ति करना, निश्चित समय अंतराल पर फसलों में पानी की पूर्ति करना, ये क्या कहलाता है? पूर्ति करना, सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम साधनों द्वारा, कृत्रिम साधन क्या है? मानव द्वारा। पहले नदी, तालाब, जोड़ आदि से सिंचाई होती थी। वर्तमान में हम ट्यूबवेल, डीजल पंप, विद्युत पंप के द्वारा सिंचाई करते हैं, तो इनसे पानी हमारे खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो ये वर्तमान जो साधन है ये कृत्रिम साधन है, मानव द्वारा निर्मित साधन है। इनके द्वारा हम पानी की पूर्ति करना सिंचाई करता है। अब इसकी 2 विधियों का वर्णन, 2 विधियां हैं। छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है? इसमें इस प्रकार के निश्चित दूरी पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में पाइप लगे होते हैं, उसके ऊपर नोजल लगे होते हैं। इन नोजलों से पानी इस प्रकार निकलता है जैसे वर्षा हो रही हो। तो ये निश्चित दूरी के पाइप होते हैं और इनके बीच में ऊर्ध्वाधर स्थिति में 2 या 3 फुट के कुछ प्रकार के पाइप लगे होते हैं, उसके ऊपर नोजल लगे होते हैं। जब इनमें पानी प्रवाहित किया जाता है पाइपों में, तो इन नोजलों से पानी निकलता है फव्वारे के रूप में, और ये चारों साइड में घूम करके इस प्रकार का से पानी निकलता है छिड़काव के द्वारा, और चारों साइड में इसमें जल की पूर्ति बूंद बूंद के रूप में होती थी। ये छिड़काव तंत्र है, सभी में इस प्रकार के पानी निकलता है। और यह जो असमतल भूमि होती है उसमें छिड़काव की है उत्तम प्रक्रिया है। जल की या कमी, ट्यूबवेल में जल की कमी होती है, वहां पर ये छिड़काव की विधि है, अधिक उपयुक्त है। अधिक भूमि को कम समय में ये सिंचाई कर देती है। इसमें पानी बह करके नहीं जाता है, पानी छिड़काव करके जैसे 4 साइड में बूंद बूंद करके पड़ता है पानी फव्वारे के रूप में, जैसे ही दूसरी बार उधर आता है पानी का छिड़काव, तो इतनी दूर में जमीन पानी है वो जमीन में चला जाता है, जमीन सोख लेती है। जहां चिकनी भूमि होता है वहां पानी भर सकता है। अंततः ये जल की जो सिंचाई की विधि है उत्तम विधि है। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। फलदार फूलदार पौधे जहां लगे होते हैं इस प्रकार की कुछ दूरी पर, उन पौधों की जड़ों के पास 1 सेंटीमीटर लंबी लंबी नलियां होती हैं जो हमारे पानी के स्रोत से और इन पौधों तक पहुंचती है, और
छिद्र होते हैं, इन छिद्रों का द्वारा पानी बूंद बूंद करके रिस रिस करके इन जड़ों के पास गिरता है। और पानी वैसे भी पास ले जाए, हमें दोहरा बनाना पड़े तो उसके लिए पानी का अधिक व्यय होता है। इसमें पानी केवल जहां होता है उसके पास ही बूंद बूंद करके रिसाव विधि द्वारा गिरता है। तो इसका नाम है ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। फलदार, फूलदार, इस प्रकार के पौधों के लिए यह विधि उत्तम है। इसमें भी पानी व्यर्थ कम होता है। पानी के संरक्षण की ये दो विधियां थी, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। अगला, यदि गेहूं, प्रश्न है 7वां, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए, गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी फसलें एक निश्चित समय में उगाई जाती है। गेहूं का समय है वो रबी की ऋतु का समय है, यानी सर्दी की ऋतु में उगाई जाती है। यदि हम इसको वर्षा ऋतु में उगाएंगे तो अधिक जल की और गर्मी के कारण ये फसलें गल करके नष्ट हो जाएगी। क्यों? इनको कम पानी व कम तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में वर्षा की अधिकता के कारण ये पानी से गल जाएंगे और तापमान भी अधिक होता है, 30 लेकर के 45 डिग्री तक तापमान इस समय में होता है। तो ये फसलें इस समय नहीं हो पाएंगी और गल जाएंगी। इसलिए हमको इन फसलों को जिस समय दिया जाता है उसी समय ही बोनी चाहिए। तो हमें यदि खरीफ में बोएंगे तो ये फसल गल करके नष्ट हो जाएगी, कम पानी की आवश्यकता होती है इनको। प्रश्न नंबर 8वां है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, ग्रहण करते हैं। यदि हम खेत में लगातार फसल उगाएंगे तो मिट्टी में पोषकों का अभाव हो जाएगा, मिट्टी में पोषकों का अभाव हो जाएगा और पोषकों का अभाव होने से हमारी फसलें कमजोर हो जाएंगी। फसल का जो हमें उत्पादन मिलना चाहिए वो उत्पादन नहीं होगा, फसलों का उत्पादन, या फसलें कमजोर हो जाएगी, उत्पादन कम होगा, फसलें कमजोर हो जाएंगी, उत्पादन कम होगा। कारण उसमें जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है। या तो हम इन फसलों को लगातार न बो करके फसल चक्र का उपयोग करते रहें, यानी एक बार, इसमें 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरी जड़ें होती है रेशेदार। मूसला मूल, रेशेदार मूल, रेशेदार मूल। हमें एक बार रेशेदार मूल, दूसरी बार मूसला मूल, इस प्रकार की जो फसलें हैं उनको बोएंगे। तो उससे क्या है, भूमि के ऊपर ये मूसला मूल है, ये इनकी जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है, जबकि जो रेशेदार मूल होती हैं उनकी जड़ें भूमि के पास ही होती है। रेशेदार मूल में आए आपके बाजरा, गेहूं, बाजरा, गेहूं। रेशेदार मूल में सरसों, ग्वार, इनकी जड़ें गहराई तक जाती है। तो जमीन के गहराई तक के पोषकों का अवशोषण करती हैं, तो ये ऊपर के जो जमीन के पास के हैं उनमें से ही अपने पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, ग्रहण करती है। इस प्रकार हमें इनको अलग अलग प्रकार से बोना चाहिए। दूसरा, हम इन पोषकों की पूर्ति करने के लिए आप देखते होंगे कई खेत अब वर्षा ऋतु में खाली रखे जाते हैं, अब उनमें कुछ नहीं बोते हैं, अगली बार उसमें हम दूसरी जो उपयोगी फसल है उनका उत्पादन करते हैं, ताकि उसमें जो अपन खेत में खाली छोड़ रखे हैं उन खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। वायुमंडल में वर्षा द्वारा नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं जमीन में, और विद्युत तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन नाइट्रेट यौगिक में बदल करके भूमि में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है?
उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। खरपतवार फसल के साथ उगे अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार फसल के साथ उगे अनावश्यक पौधे पादप क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ये हमारे फसल को पोषक, जल, प्रकाश नहीं पहुंचने देते हैं। इनमें इनकी प्रतिस्पर्धा होती है और हमारी फसलें कमजोर थी। हमारी फसलों के जो हिस्से के पोषक हैं और जल है उनको ये ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हमारी फसलों पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी फसलों को पर्याप्त मात्रा में ये चीजें नहीं मिल पाती है। जो हम खाद डालते हैं, यूरिया खाद डालते हैं, उसका भी ये अवशोषण उतना ये भी अवशोषण करेंगे, हमारी फसलें बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो हमारी फसलों को जो पर्याप्त मात्रा में पोषक मिलने थे वो ये ग्रहण कर लेते हैं, खरपतवार पौधे। इससे हमारी फसलें कमजोर हो जाती है। तो ये खरपतवार हो गया। इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। क्या कहलाता है खरपतवार का। खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। खेत में से खरपतवार पौधों को हटाना निराई कहलाता है। निराई की दो विधियां हैं। निराई के लिए क्या करते हैं, या तो उसको जो खरपतवार पौधे हाथ से उखाड़ते हैं या फिर रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। हाथ से उखाड़ना, इसके लिए हम हाथ से पादपों को सीधे पकड़ करके उखाड़ करके अलग कर देते हैं, वहीं डाल देते हैं और कुछ समय पश्चात वो सूख जाते हैं। कुछ लोग इसके लिए खुरपी का उपयोग करते हैं ताकि वो पौधे जड़ के पास से कट जाते हैं, फिर इतना उनका विकास नहीं हो पाता है। और घरों में एक होता है कसिया, जिसकी सहायता से भी हम खरपतवार को हटाते हैं। इसका अगला उपाय है खरपतवार नाशी का उपयोग करना। खरपतवार नाशी ये वे हैं रासायनिक पदार्थ जिनका हम छिड़काव करते हैं तो हमारी फसलों पर तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो खरपतवार पौधे होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं और हमारी जो फसलें हैं वो वैसे के वैसे बची रहती है। खरपतवार नाशी जो पदार्थ हैं वह 2,4-D तथा अट्राजिन। इनको जल में मिला करके और मशीनों द्वारा इसका स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। हाथ की मशीन होती है जो कमर पे लटका कर करते हैं, कुछ ट्रैक्टर के पीछे टंकी में इन पदार्थों को डाल देते हैं और नल के द्वारा पूरे खेत का छिड़काव कर दिया जाता है। इसे खरपतवार नाशी कहते हैं, रसायन कहते हैं खरपतवार नाशी रसायन। इन रसायनों द्वारा हम खेत में से जो खरपतवार पौधे होते हैं उनको हटा देते हैं। खेत की तैयारी से पहले हम खेत में एरो लगा करके भी इन पौधों को काट देते हैं और उससे भी क्या है, हमारे खरपतवार खेत में से नष्ट हो जाती है और वो एक हुमस का काम करती है, खाद भी बनती है। हर एक जो पत्तियां होती है वो सड़ गल करके खेत में हुमस का निर्माण करती है। तो छात्रों, ये खरपतवार नियंत्रण के उपाय हो गया। अपना ये पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। उस पीडीएफ फाइल में देख करके आपको इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको साफ सुथरे अक्षरों में लिखने हैं और याद करने हैं। अब हम बाद में आपको दूसरा पाठ पढ़ाएंगे, अगला पाठ। धन्यवाद।